क्या आपने जुरासिक पार्क मूवीज देखी हैं? बचपन में ये मेरी फेवरेट मूवीज हुआ करती थी। बड़े बड़े डायनासोर इंसानों के पीछे भाग रहे हैं, हीरो हीरोइन को छोड़कर सबको मार रहे हैं। मैं तो यही सोचता था कि डायनासोर्स को मॉडर्न वर्ल्ड में लाने की क्या जरूरत थी। वो एक बार एक्सटिंक्ट हो चुके थे, फिर से पैदा करके बच्चों के हाथ में ऐसे टॉयज देखकर ऑफेंड हो जाते होंगे, फिर तो भागेंगे ना तुम्हारे पीछे। एक तो ये हॉलीवुड वाले हर एनिमल पे मूवी बनाते हैं, कुत्ते, बिल्ली, टाइगर, डायनासोर्स, डायनासोर के बेटे, पोते, भतीजे। कभी सोचा है पृथ्वी पर रहने वाले सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को कितना बुरा लगता होगा? उसका बायोपिक आया ही नहीं। डायनासोर्स कैसे आए ये तो हॉलीवुड वालों ने दिखा दिया, लेकिन अर्थ पर लाइफ कैसे आई वो तो नहीं दिखाया। वो आज हम दिखाते हैं। So fasten the seat belt, things are about to unravel. Welcome to this journey because we are going to time travel. अर्थ पे लाइफ कैसे बनी ये समझने से पहले समझते हैं कि अर्थ कैसे बनी, यानी कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई। हमारे पिछले वीडियो में हमने ये तो जान लिया था कि 13.7 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। और उसी बिग बैंग से हमें मिला मैटर, जिससे बने अर्थ, मून, सन और बाकी के प्लैनेट्स। हमारा सन बिग बैंग के 9.2 बिलियन साल बाद बना था। देखो, स्पेस हो या बॉलीवुड, स्टार बनना तो डिफिकल्ट है। खैर, उसी दौरान बने हमारे बाकी के प्लैनेट्स एंड इंक्लूडिंग अर्थ। इनके फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जा सकता है नेबुलर हाइपोथेसिस से। बिग बैंग के 200 मिलियन साल के बाद हाइड्रोजन, हीलियम और एटॉमिक डस्ट से बड़े मॉलिक्यूलर क्लाउड्स बने, जिसे कहा जाता है नेबुला। नेबुलर हाइपोथेसिस के मुताबिक नेबुलाज स्पेस में बहुत ही ज्यादा टेंपरेचर और स्पीड के साथ रोटेट कर रहे थे। इस कांस्टेंट मोशन की वजह से दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस एंड दे बिकेम कोल्ड। इसका इफेक्ट यह हुआ कि नेबुलास का साइज छोटा हो गया और वो और भी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी के साथ स्पिन करने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया कि नेबुलास का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था उनके सेंट्रीपेटल फोर्स से ज्यादा हो गया और नेबुलास का जो मटेरियल इक्वेटर पे था वो सेंट्रल कोर के साथ नहीं घूम पाया और बाहर निकल गया। और इसी मटेरियल से बने हमारे प्लैनेट्स और बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज। और नेबुलास का जो 99% कोर बचा था वो बन गया हमारा स्टार यानी सन। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई बताए कि दादाजी ऊपर जाकर स्टार बन जाते हैं तो वीडियो रेफर कर देना। तो अब अर्थ तो बन के रेडी थी, पर ऐसा नहीं है कि लाइफ इमीडिएटली अपीयर हो गई। बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद एवोल्यूशन, पहले ये जान लेते हैं कि ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन हम ट्रेस कैसे करेंगे। तो एवोल्यूशन समझने के लिए हम यूज करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसे डेवलप किया गया था थ्रू स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन इवेंट्स, फॉसिल्स एंड लेयर्स ऑफ रॉक। अरे ये वाला रॉक नहीं, अरे ये भी नहीं, हाँ ये वाला। ये जियोलॉजिकल स्केल 4 ईयर्स से बटा है: हेडियन, आर्केयन, प्रोटेरोजोइक, फेनेरोजोइक। हेडियन ईयन started approximately 4.6 billion years ago. Yes, वही वक्त था जब अर्थ फॉर्म हुआ था, पर फिर भी सोलर सिस्टम के बॉडीज अर्थ से टकरा रहे थे। इन एस्टेरॉइड्स के इंपैक्ट से 4500 मिलियन साल पहले मून फॉर्म हुआ। थैंक गॉड, नहीं होता तो बॉलीवुड के 12,000 गाने किस टॉपिक पर बनते। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हुआ था। अर्थ पे आया वाटर। वोल्केनिक गैसेस, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की वजह से अर्थ पर पानी फॉर्म हुआ। पानी आने से एटमॉस्फेयर बनने लगा और लाइफ के आसार दिखे। बाय गॉड, लगान का एंड याद आ गया। फिर शुरू हुआ आर्केयन ईयन, जो चला 2500 मिलियन साल पहले तक। अर्थ इस पॉइंट पे कूल हो रहा था, बहुत ज्यादा कूल, धोनी से भी ज्यादा। कूलिंग की वजह से कॉन्टिनेंट्स बनने शुरू हो गए। साथ ही में अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी पाए गए।
अरे नहीं, मॉर्गन फ्रीमैन नहीं। जैसे कि बैक्टीरिया और आर्किया, ये एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स थे, मीनिंग इन्हें बिना ऑक्सीजन के जीने की आदत थी। ऑक्सीजन था भी तो नहीं एटमॉस्फेयर में उस वक्त। पर फिर कुछ और इंटरेस्टिंग हुआ। अर्थ के इस धुंधले एटमॉस्फेयर में ज्यादा सनलाइट पहुंचने लगी थी और साथ में साइनोबैक्टीरिया नाम के ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन एक्सहेल करने लगे थे। इसका मतलब समझते हो? यस, फोटोसिंथेसिस। अरे राइट दादा, क्या कर रहे हो? अभी नहीं, उस टाइम। फिर आया प्रोटेरोजोइक इयॉन जो चला 541 मिलियन ईयर्स पहले तक। 541 मिलियन ईयर्स। प्रोटेरोजोइक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीखने में इतना टाइम लग गया मुझे तो। प्रोटेरोजोइक इयॉन में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ गई थी, जिस वजह से कॉम्प्लेक्स लाइफ के पहले साइंस नोटिस किए गए, पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और फिर ट्राइलोबाइट्स और कोरल। और अब आते हैं आखिरी इयॉन पर, जो है फेनोरोजोइक इयॉन। ये 541 मिलियन ईयर्स से अब तक चल रहा है। इतनी तो डीडीएलजे भी नहीं चली थी। ये वही समय था जब दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स सूरज बरजात्या की फिल्म के जैसे जॉइंट फैमिली में साथ साथ रहते थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। फेनोरोजोइक इयॉन को डिटेल में समझने के लिए इसे 3 एराज में डिवाइड किया गया है। पालियोजोइक एरा, जो कि 541 से 252 मिलियन साल पहले था। मीसोजोइक एरा, जो कि 252 से 66 मिलियन साल पहले था। और अब हम जिसमें हैं, जो कि है सीनोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी एरा में सबसे ज्यादा लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुए थे। इसे फर्दर 6 पीरियड में डिवाइड किया गया। और एक डिवीजन, ऐसा लग रहा है मैथ्स पढ़ रहा हूं। एनीवेज, ये 6 पीरियड है: कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कैम्ब्रियन पीरियड 541 मिलियन से 485 मिलियन साल पहले था। एवोल्यूशन के लिए अर्थ के टाइमलाइन में यह सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड था। इस पीरियड में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ है। अरे नहीं, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। इस टाइम पर अचानक अलग अलग स्पीशीज इमर्ज होने लगे, यानी सबसे ज्यादा एवोल्यूशन हो रहा था इस वक्त। ओशन के साथ साथ लैंड पर भी एवोल्यूशन शुरू हो गया था। वर्टिब्रेट्स, कोरल, शेड ऑर्गेनिज्म, मोलस्कस, ऐसी तरह तरह की स्पीशीज अपीयर होने लगी। यार एकदम इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग की याद आ गई। फिर आया ऑर्डोविशियन, जो 440 मिलियन ईयर्स पहले तक चला था। समंदर में पानी का लेवल भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। शैलो समंदर सूख गए थे और वहां पर मिट्टी डिपॉजिट हो गई थी। स्पीशीज अभी भी ज्यादातर समुद्री थे और इनवर्टिब्रेट्स भी। उसके बाद आया सिल्यूरियन पीरियड, जो 440 से 420 मिलियन साल पहले तक चला। इस पीरियड में पहली बार प्लांट्स लैंड पर ग्रो करने लगे। कोरल और वर्टिब्रेट्स की भी तादाद बढ़ गई। आगे आया डिवोनियन पीरियड, जो 420 से 360 मिलियन साल पहले था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, सिंस इसी दौरान लैंड पर प्लांट्स की तादाद काफी बढ़ गई थी। अब डिफॉरेस्टेशन के लिए इंसान तो थे नहीं। लैंड पर फर्स्ट लाइफ फॉर्म ग्रो हुए, जो थे एल्गी। इस पीरियड के स्टार्ट में 4 पैरों वाले क्रिएचर्स देखने को मिले, जिन्हें टेट्रापॉड कहा जाता है। और इन्हीं टेट्रापॉड से मिले हमें बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। बेसिकली लायन किंग की पूरी कास्ट ही है। टेट्रापॉड्स एम्फीबियंस में इवॉल्व हो गए और पानी और लैंड दोनों पर सरवाइव करते रहे। अरे ये एम्फीबियन नहीं है। फिर आया कार्बोनिफेरस पीरियड, जो 360 से 299 मिलियन साल पहले तक चला। इस पीरियड में वार्म और वेट क्लाइमेट के कारण कई जगहों पर हरी भरी डेंस वेजिटेशन पाई गई। लैंड पर रेप्टाइल्स इवॉल्व होना शुरू हुए। इनफैक्ट दलदल वाले एरियाज में छोटे एनिमल्स इवॉल्व होकर कुछ सालों में 4-5 मीटर की लेंथ तक इंक्रीज होने लगे। साथ ही में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोयला बनना शुरू हो गया था। कार्बोनिफेरस पीरियड कोयले के लिए जाना जाता है। अरे नॉट द मूवी, एक्चुअल कोयला यार। पेलियोजोइक एरा का आखिरी पीरियड था पर्मियन पीरियड, जो कि 299 से 252 मिलियन साल पहले तक था।
इस टाइम पर इनलैंड लेक्स फॉर्म हो चुके थे। इस पीरियड में पहली बार फ्लावरिंग प्लांट्स इवॉल्व हुए। तो अब किसी की शादी में खाली हाथ जाने का स्कोप ही नहीं रहा। बट डायनासोर्स कौन से एरा में आए? वो था मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक मतलब मिडिल लाइफ। अर्थ की हिस्ट्री का मिड लाइफ क्राइसिस ही समझ लीजिए। इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स और एज ऑफ कॉर्निवोर्स भी कहा जाता है। यह एरा 252 से 66 मिलियन ईयर्स पहले तक चला। इस एरा को भी समझने के लिए इसे 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। 1834 में फ्रेडरिक ऑगस्ट वॉन एल्बर्टी ने पहले पीरियड का नाम ट्रायसिक पीरियड दिया। ट्रायसिक मीसोजोइक एरा का सबसे छोटा पीरियड है, बस 252 से 201 मिलियन ईयर्स पहले तक ही चला, बस 51 मिलियन ईयर्स। लेकिन इसी पीरियड में मेजर चेंजेस होना शुरू हुए थे। पहले तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन इसी वक्त हुआ है। 85 to 95% मरीन इन्वर्टिब्रेट्स और 70% लैंड पे रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए। पीरियड के एंड तक टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी बढ़ने लगी और पैंजिया में से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनने लगे। पहले जो डायनासोर्स आए थे वो अब इमर्ज हो रहे थे, लेकिन ये अभी तक डोमिनेट नहीं कर रहे थे। उसके लिए अभी थोड़ा टाइम और बाकी था, बस 50 मिलियन साल और। ट्रायसिक के एंड में तो मैमल्स भी दिखने लगे थे। एंड में एक और मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ, लेकिन इस बार पहले जितना वाला इंपैक्ट नहीं था। ये सीक्वल्स का ना यही प्रॉब्लम होता है, पार्ट 1 जितना इंपैक्ट कभी नहीं होता। और फिर आया वो पीरियड जिसका मुझे था इंतजार, द जुरासिक पीरियड। क्योंकि यही एक वर्ड था जो हम सब ने सुना हुआ है, लेकिन अब फैक्ट्स भी जान लेते हैं। ये पीरियड 201 से 145 मिलियन ईयर्स तक चला। ड्यूरिंग दिस पीरियड पैंजिया के 2 लैंडमास बन गए। नॉर्थ में था लाउरेशिया और साउथ में गोंडवाना। लैंड को तो डायनासोर्स डोमिनेट कर रहे थे। बर्ड्स, लिजर्ड्स जैसे एनिमल्स का इवोल्यूशन शुरू हो गया था। साथ साथ मैमल्स ने भी इवॉल्व करना शुरू कर दिया था। इन शॉर्ट, मैमल्स वर सेइंग अपना टाइम आएगा। और फिर आया मीसोजोइक एरा का सबसे लंबा पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, जो चला 145 से लेकर 66 मिलियन ईयर्स एगो तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड्स मैमल्स और बर्ड्स इवॉल्व होने लगे थे। प्लांट किंगडम में फ्लावर्स की अलग अलग वैरायटीज इवॉल्व हो रही थी। इस पीरियड के एंड में फिर से एक मास एक्सटिंक्शन हुआ, जहां लैंड डायनासोर्स और मरीन रेप्टाइल्स हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए। दिस वाज 66 मिलियन ईयर्स अगो, जिसे क्रिटेशियस टर्शियरी एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है। और मैमल्स जो डायनासोर के डर में रह रहे थे, उनका टाइम फाइनली आ गया। ओरंगुटान्स, बोनोबोस, गोरिल्लास, लेमूर्स यानी प्राइमेट्स की अलग अलग स्पीशीज इमर्ज होने लगी। तो इस तरह डायनासोर्स अर्थ पर आए और चले भी गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब तक मैंने ह्यूमंस के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। थोड़ा सब्र रखिए, अभी सीनोजोइक एरा के बारे में बात कहां की है मैंने। ह्यूमंस की बात करेंगे बट नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, so that you can keep watching Time Travel where things unravel.